फॉर न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हम हमेशा सियासत की बात करते हैं, हम राजनीति की बात करते हैं और राजनीति के रंगों की बात करते हैं। सियासत के दाव पेच उठापटक गणित भाग की बात करते हैं, गुणा जमा की बात करते हैं। ये सब कुछ सियासत में लाजमी है, होता है और होता रहेगा। जब राजनीति होती है तो उसमें नीतियों का कितना प्रभाव होता है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, राज की बातें बहुत सारी ऐसी होती है जो खुलकर सामने आ जाती है। अब देखिए, कुछ ही दिन हुए हैं किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हुए, या हाथ का साथ छोड़ के कमल थामे हुए। तो कमल जो निशान पे जीत के भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से तीसरी बार लोकसभा के सदस्य बने हैं, उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी, हम बात धर्मवीर सिंह की कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। माना जाने लगा है कि धर्मवीर सिंह ने एक ऐसी बात कही है जो सिर्फ और सिर्फ किरण चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से कही गई है। उन्होंने कहा है कि वो अब सक्रिय राजनीति या फिर चुनावी राजनीति के हिस्सेदार नहीं रहेंगे, वो अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, धर्मवीर सिंह वो शख्सियत है जिन्होंने तोशाम से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल को हराया। धर्मवीर सिंह वो शख्सियत है जिन्होंने तोशाम विधानसभा से सुरेंद्र सिंह को हराया और जिन्होंने 2 बार बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को हराया। एक ही परिवार मुख्यमंत्री या बंसीलाल की विरासत लगभग 3 पीढ़ियों को उन्होंने हराया है। और अगर किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होती है और उनका ऐसे में ये बयान आना कि वो सक्रिय राजनीति में या चुनावी राजनीति से दूर हो रहे हैं, इसका मायना ये निकाला जा रहा है कि वो किरण चौधरी के बीजेपी में आने से नाराज है। क्या सच में वो बीजेपी में किरण चौधरी के आने से नाराज है, या कारण कुछ और भी हो सकते हैं? ये सियासत है। क्या किरण चौधरी के आने से उनकी स्थिति मजबूत होने वाली थी या कमजोर होने वाली थी? क्यों उन्होंने ठीक उस वक्त ये बयान दिया है जब किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है? इसके मायने क्या है? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप सबके प्रिय नवीन धमीजा जी मौजूद हैं। नवीन जी, आप जानते हैं कि हरियाणा की सियासत की नब्ज पहचानते हैं, राजनीति का हर राज जानते हैं और इनकी टिप्पणियां हमेशा बेबाक और निष्पक्ष होती है। धर्मवीर सिंह के इस बयान को लेके आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और आपकी राय से हमारी भी राय बनती है। नवीन जी, इधर किरण चौधरी जी ने हाथ का साथ छोड़ा, कमल थामा, उधर से धर्मवीर सिंह कह रहे हैं कि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मवीर सिंह जो है किरण चौधरी के आने से नाराज। देखिए डबास जी, वैसे तो जनता मानती है राजनेताओं के बयान कभी स्थायी नहीं होते, कभी स्थिर नहीं होते। हाँ, 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने भी कहा था, रमेश कौशिक ने भी कहा था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, और दोनों ने फिर लोकसभा चुनाव लड़ा जी। मैं वही कह रहा हूं, देखिए ये लोग परिस्थितियों को देख करके बयान देते हैं जी, और जनता इनके बयानों को अब वो तरजीह नहीं देती, वो इतनी सीरियस नहीं लेती जी। उनका ये बयान 2024 का मेरे ये चुनाव आखिरी चुनाव था, मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। तो उनका ये बयान भी राजनीति से प्रेरित लगता है। अगर चुनाव नहीं लड़ना जी तो उनको ये बयान देने की जरूरत ही नहीं थी जी। वो इस बात का फैसला लेते, निर्णय लेते और अपनी पार्टी को लिखित में देते कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं संगठन में काम करूंगा या मैं
राजनीति छोड़ दूंगा, जी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ एक सार्वजनिक बयान दिया उन्होंने जी। कि मेरा आखिरी चुनाव था। अब इसको अलग अलग मायनों से देखा जा रहा है। किरण चौधरी लगभग एक हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। चौधरी बंसीलाल परिवार के पुत्र वधू हैं, बड़ा राजनीतिक परिवार है, जी। बड़ा नाम है भाई। या तो भारतीय जनता पार्टी में उनके आने से धर्मवीर परेशान हैं, कमजोर अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, या उन्हें दिक्कत है मोदी मंत्रिमंडल में शामिल ना होने से। जी। दोनों ही बातें हो सकती हैं। देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा से 3 मंत्रियों को शामिल किया गया। मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री बने, और कृष्णपाल गुर्जर समुदाय से और अहीर समुदाय से राव इंद्रजीत। उन्हें लग रहा था कि इस बार राव इंद्रजीत को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। नहीं, उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को लेकर जो स्टेटमेंट दी है वो और चौंकाने वाली है। उन्होंने ये कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को इनको ये लगता था कि राव इंद्रजीत सिंह को इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया मोदी सरकार में। उनकी इस स्टेटमेंट के साथ साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि राव इंद्रजीत सिंह को उन्हें लगता था कि कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उनका जो कद, उनका रसूख जो है वो कैबिनेट मंत्री वाला था। देखिए, अब या तो उनका ये राजनीतिक बयान है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था, या हो सकता है क्योंकि उनको लग रहा है कि राव इंद्रजीत को मंत्री बनाया गया, इस वजह से मैं रह गया। दोनों ही बातें हो सकती हैं। हालांकि देखो, उन्होंने ये माना कि राव इंद्रजीत सिंह ने उनके चुनाव के दौरान बहुत मदद की, और तीनों निश्चित तौर से राव इंद्रजीत ने उनके चुनाव में मेहनत करी। उन्होंने अहिरवाल की 3 विधानसभा सीटों में जाकर के लोगों से अपील की, लोगों से कहा कि हमारा कैंडिडेट है, इसकी मदद करनी है और इसको जिताना है। लेकिन अंदर की खबर तो ये भी है साथ के साथ कि 2014, 2019 और 2024 तीनों बार टिकट भी राव इंद्रजीत ने दिलवाई। राव इंद्रजीत ने टिकट दिलवाई, इनकी राव इंद्रजीत की सिफारिश पर इन्हें टिकट दी गई। जी, और कठोर पैरवी की उन्होंने, कठोर पैरवी की। जी। देखिए, राजनीति में आदमी की जो लालसा होती है, महत्वाकांक्षा होती है। आपने सही शब्द यूज किया, लालसा। मैं महत्वाकांक्षा उसको सॉफ्ट कर रहा था। महत्वाकांक्षा, लालसा, तो दोनों ही बातें एक है, शब्दों का हेरफेर है। नहीं, शब्द देखिए, लालसा शब्द से तो सीधा अर्थ समझ में आता है, महत्वाकांक्षा तो किसी की भी हो सकती है। तो जब आदमी की महत्वाकांक्षा और लालसा होती है, तब आदमी ये भूल जाता है कि आज अगर मैं कहीं पर हूं, किसी मुकाम पर हूं, तो मुझे किसने मदद की थी, किसने मेरा सहयोग किया, किसने मेरा साथ दिया। तो ऐसे में आदमी ना ये सब भूल जाता है। और देखिए, अगर किरण चौधरी के आने से पार्टी में वो असहज हैं, उन्होंने बंसीलाल परिवार के 3 पीढ़ियों को चुनावों में हराया है। 1987 में उन्होंने तो शाम से चौधरी बंसीलाल को हराया। 85 में बंसीलाल को हराया, हाँ, है ना। और 2000 में उन्होंने सुरेंद्र सिंह को हराया, बिल्कुल, तो शाम से ही। और 2014 में 2014-19 में श्रुति चौधरी को हराया, सुरेंद्र सिंह की बेटी। तो 3 पीढ़ियों को उन्होंने चुनावों में हराया। असहज किरण चौधरी या श्रुति चौधरी तो हो सकते थे कि उनके परिवार को उन्होंने लगातार हराया जी, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने इस बात का कोई विरोध नहीं किया धर्मवीर सिंह का। और धर्मवीर सिंह अगर इस बात पे असहज महसूस कर रहे हैं तो ये संकुचित मानसिकता है। ये राजनीति में आदमी को कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाला समय उसके लिए खराब हो सकता है, उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। या इसके एक महीने हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी कितनी स्ट्रांग होगी या कितनी वीक होगी, इस मुद्दे या इस विषय पे अगले उसमें चर्चा करेंगे। पहला सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब देखिए, इतनी बार विधायक रह चुके धर्मवीर सिंह, है ना,
लगातार 3 बार से तीसरी बार सांसद बने हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बेटे को, परिवार के सदस्य को एडजस्ट करने के लिए अब उन्होंने कहा कि मेरा बहुत हो गया, ठीक है, अब किरण चौधरी जी भी आ गई है, मुझे जो है सपोर्ट भी मिलेगा, जो विरोध अब तक झेलते रहे भिवानी में वो विरोध भी अब खत्म हो जाएगा, तो बेटे को कहीं ना कहीं वो राजनीति में स्थापित कर सके, इसलिए अपने खुद बैकफुट पे आ जाए। देखिए, वो अपने को मंत्रिमंडल में जी शामिल होने की उनकी पूरी उम्मीद थी, उम्मीद लगाए बैठे थे, जो उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। और अपने बेटे को भी निश्चित तौर पर अपनी राजनीतिक विरासत वो सौंपना चाहते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हर बड़ा नेता अपने बेटे को, अपने परिवार को राजनीतिक विरासत सौंपना चाहता है। उसे लगता है कि आने वाला समय जी उसके परिवार में राजनीतिक विरासत हो, वो अपने राजनीति को आगे बढ़ाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने नारा दिया है कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, परिवारवाद के खिलाफ है जी। और इस बात को उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को हमेशा उठाया है। तो भारतीय जनता पार्टी में रह करके मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे को टिकट मिले या कोई बड़ी राजनीतिक जिम्मेवारी मिले, सांसद हो, विधायक हो, और उनके बेटे को भी अगर टिकट मिले तो फिर बीजेपी के सिद्धांतों के खिलाफ होता है मामला। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ जब भी आवाज उठाई है, उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उन्होंने गर्मजोशी से उठाया है। उन्होंने लोगों को यही कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने आगे नहीं आने दिया, पार्टी के अन्य नेताओं को आगे नहीं आने दिया। और उन्होंने कहा हमारी पार्टी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है, अच्छा, और कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। 10 सीटों पर से 5 सीटों पे सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, या आ गई, हम कहेंगे 5 जीती, कुछ लोग कहते हैं कि 5 हार गई बीजेपी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में धर्मवीर सिंह ने बीजेपी के लिए ये बयान देकर धर्म संकट खड़ा कर दिया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 5 सीटें खोई हैं और जो 5 सीटें जीती हैं, वो उसके डैमेज कंट्रोल में बीजेपी लगी हुई पार्टी। ऐसे में इस तरह के बयान तो और डैमेज करते हैं। देखिए, पार्टी चुनाव खत्म होते ही डैमेज कंट्रोल में लग गई जी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पार्टी का संगठन धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया। इन तमाम नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। और उसी का भाग है कि किरण चौधरी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाना चाहती है जी। उनका लक्ष्य है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाए और अपने बलबूते पर बनाए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। लेकिन पार्टी चाहती इस बार उन्हें किसी बैसाखी का सहारा ना लेना पड़े, किसी दूसरी पार्टी का सहारा ना लेना पड़े। उन्होंने समीक्षा में जो खामियां थी जी, उसको दूर करने की बखूबी कोशिश की है। और अब तो खबरें ये आ रही है कि टिकट सर्वे के आधार पर बांटेगी पार्टी। देखिए, विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अभी से ये तय करने में लगी है कि किस विधानसभा क्षेत्र से किस नेता को चुनाव में उतारा जाए, कौन चुनाव जीत सकता है जी। जो लोकसभा चुनावों में इनके नेता चुनाव हारे हैं जी, पार्टी उनको भी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है जी। चूंकि लोकसभा में भले ही उनके उम्मीदवार हार गए, लेकिन उन्होंने तैयारी पूरी की, जनता के बीच में रहे
और जनता इस बात से कहीं ना कहीं सिंपैथी उनके साथ होगी कि हमने इनको लोकसभा में हराया और अब वो फिर हमारे बीच आ रहे हैं, तो इस बार इनको भरपाई इनकी होनी चाहिए। एक मेरे को महत्वपूर्ण बात याद आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में देश की सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी, वो भी 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने भिवानी में ही कहा उन्होंने कि कुछ लोग बीजेपी में तो आ गए हैं लेकिन उनके भीतर बीजेपी आनी बाकी है। ये ऐसा बयान है जो आज जो धर्मवीर सिंह का स्टेटमेंट आया है, वो 2014 में बीजेपी में आ गए। उससे पहले कांग्रेस की राजनीति की उन्होंने लंबे टाइम तक कांग्रेस की राजनीति की। उससे पहले वो जो है जब शुरुआती बंसीलाल को हराया था तो देवीलाल ने टिकट दी थी उनको। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे वो बीजेपी में आ गए। ऐसे नेता गाय बगाए बोलते हैं और बीजेपी में तो बोलने का कल्चर है ही नहीं। बीजेपी में तो सिर्फ सुनने और आदेश मानने का कल्चर है। तो अभी बीजेपी इनके भीतर आनी बाकी है। जो जिनको 10-10 साल भी हो गए उनके भीतर भी बीजेपी आनी बाकी है अभी। देखिए ये सच्चाई है, जो नेता दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कल्चर की जानकारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है। कार्यकर्ता पार्टी के आदेशों का सम्मान करते रहे हैं, जो पार्टी ने कह दिया उसको मानते रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों में, खासतौर से कांग्रेस में, तो कल्चर कभी ऐसा नहीं रहा। जो संगठन ने कह दिया, जो नेता ने कह दिया उसको मान लिया। वहां तो गुटबाजी हमेशा खुलकर आती रही है। हाँ, बीजेपी में तो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि सूचना आई सोचना बंद जी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कल्चर कभी नहीं रहा। और जो नेता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनको एडजस्ट होने में समय लग रहा है। वो इस कल्चर को समझ नहीं पा रहे, इस कल्चर को पचा नहीं पा रहे, क्योंकि वो यहां आए तो किसी आकांक्षा से यहां पर आए हैं। वहां पर चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पीड़ित रहे हों, नहीं आकांक्षा नहीं, शब्द वही यूज कीजिए, लालसा। देखिए राजनेताओं की महत्वाकांक्षा और लालसा तो हमेशा पद को लेकर, कुर्सी को लेकर बनी रहती है। यदि ये आकांक्षा ना हो, ये लालसा ना हो, तो वो एक पार्टी के साथ सिद्धांतों की राजनीति करें। जब उन्होंने एक पार्टी को लॉयल नहीं रहे, किसी नेता के लॉयल नहीं रहे, तो निश्चित तौर पर कुर्सी की लालसा ही कहेंगे। लेकिन धर्मवीर सिंह देखो सीनियर आदमी है, जहां से भी चुनाव लड़े जीत जाते। सोना से चुनाव लड़ लिया, जीत भी गए, विधायक बने, है ना। भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार बन रहे। तो शाम से हरा दिया, तो शाम से बंसीलाल को हराया, चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराया, उनके बेटे को। बंसीलाल की बेटी श्रुति चौधरी को 2 बार लोकसभा हराया। मतलब देखिए बंसीलाल परिवार के 3 पीढ़ियों को हराना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जहां से भी लड़ जाते हैं जीत जाते हैं, उनको चुनाव लड़ना भी आता है, मंजे हुए नेता है। और सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ के रखने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं या लालसाएं जो है वो किस तरह से, मैं कई बार सोचता हूँ कि ठीक है आप लगातार जनता का प्यार हासिल कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप सिद्धांतों की बात नहीं कर पा रहे, कई बार कर देते हैं। जैसे अभी इनकी इच्छा थी कि राव इंद्रजीत सिंह ने, क्योंकि टिकट दिलवाने की बात भी सामने आ रही है और साथ में इनकी मदद करने की बात भी हर इलेक्शन में, और राव इंद्रजीत सिंह तो इस बात को लेकर नाराज भी हुए थे इसी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि धर्मवीर सिंह के नॉमिनेशन की जानकारी उनको नहीं दी गई, तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। तो इनकी तो आपस में इतनी ठीक ठाक हम कहे दोस्ती है या इतनी ठीक ठाक आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो धर्मवीर सिंह बोल सकते थे जब अगर किरण चौधरी की नाराजगी को लेके ही कोई ये इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उस समय भी बोला जा सकता था, बोल सकते थे। देखिए निश्चित तौर पर बोल सकते थे, लेकिन चूंकि ये निर्णय मुझे लगता है मनोहर लाल के स्तर पर लिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री,
और उनके सामने किसी और नेता की हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है कम से नहीं किसी की इतनी कम। हिम्मत नहीं, इतनी नहीं चलती कि वो मनोहर लाल जी की बात को काटें जी। और मनोहर लाल जी से कहें जी आप ये गलत निर्णय ले रहे हो या हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो अभी तक हरियाणा में और खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद जब सबने देखा नरेंद्र मोदी के कितने नजदीक हैं मनोहर लाल, उन्होंने 11 मार्च को गुड़गांव की रैली में तो कहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कैबिनेट में मनोहर लाल जी को टॉप 10 में लिया गया, 8वें नंबर पे कैबिनेट मंत्री बनाया गया, 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए, तो यह सिद्ध भी हो गया। उसके बाद तो फिर किसी और नेता की बिल्कुल हिम्मत नहीं भारतीय जनता पार्टी में कि मनोहर लाल की बात को काटा जाए। तो इसलिए वो ये तो कह नहीं पाए किरण चौधरी को मत लो पार्टी में, या उनका विरोध नहीं कर पाए सीधा, तो उन्होंने ये कहना बेहतर समझा कि ये मेरा आखिरी चुनाव था, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिरी सवाल अपना जी डवास जी, जो डैमेज कंट्रोल पे लगी है भारतीय जनता पार्टी, ये इस तरह के बयान तो डैमेज ही करते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के बयान पार्टी को डैमेज करते हैं। और देखिए अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अगर उन्होंने किरण चौधरी से असहज होकर के या उसके विरोध में उन्होंने ये बयान दिया है, तो विधानसभा में वो किरण चौधरी का साथ देंगे या विरोध करेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि पार्टी अपनी किसी नेता को चुनाव मैदान में उतारे और पार्टी का दूसरा नेता उसका विरोध करे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विरोध करने वाले नेता को बर्दाश्त नहीं करती, उसके खिलाफ कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेती है, भले ही उसे सस्पेंड ना करे, उसे टर्मिनेट ना करे, लेकिन बिना कुछ कहे पार्टी में वो उसको जीरो जरूर कर देती है। ये पार्टी की नीति चलती है, पार्टी की मैनेजमेंट इनकी स्ट्रांग है। और अगर ये गलती धर्मवीर सिंह ने की तो मुझे लगता है इसका खमियाजा इनको भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है किरण चौधरी या और किसी नेता को नुकसान हो, लेकिन उसका नुकसान उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। फिर इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं तो चुनावी राजनीति से हटना ही पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करनी है तो देखिए बेटे को एडजस्ट करने के लिए हो सकता है उनके मन में ये हो। अब ये देखिए पिछले टर्म में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना मंत्री पद छोड़ा था अपने बेटे को लोकसभा में लाने के लिए, और उनको उम्मीद थी उनके बेटे को मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलेगा कहीं ना कहीं। भले ही उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खुद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, उन्होंने छोड़ा था। मतलब धर्म संकट तो खड़ा कर दिया धर्मवीर ने बीजेपी के लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया, साथ साथ पार्टी को नुकसान भी इस बयान से होगा। दोस्तों, धर्मवीर सिंह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी धर्म संकट की स्थिति बनी है। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि नवीन जी की बेबाक टिप्पणी आप सब सुनना चाहते हैं और इसीलिए हम लगातार नवीन जी के साथ बने हैं। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नवीन जी धन्यवाद। धन्यवाद आवाज जी।